जी अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। आप खैरियत से होंगे ऐं तव्हां ठीक हूंदा। उम्मीद आहे तव्हां ख़ुशि बि हूंदा ऐं पंहिंजी स्टडीज़ में मसरूफ़ बि हूंदा। सो अॼु असां ॻाल्हायूं पिया सिंधी में, इन लाइ त थोरो घणो तव्हां सां सिंधी में बि ॻाल्हाइजे सिंस यू ऑल आर सिंधी स्पीकिंग। सो मां उर्दू में मिड़ई जनरली ईअं इन लाइ ॻाल्हाईंदो आहियां त कॾहिं मूंखे लेक्चर रखणा पिया यूट्यूब ते त सो रखी सघां थो। सो आई वाज सेइंग कि जी आज हम बात करने लगे हैं द इम्पोर्टेंट चैप्टर, नॉट चैप्टर बट द डिसिप्लिन, द सब्जेक्ट. So when we studied your syllabus that was announced by Sindh Public Service Commission, so there were three major subjects mentioned. आपका एक था सोशोलॉजी, दूसरा था आपका सोशल वर्क, और तीसरा था सोशल साइंसेज। अब सोशल साइंसेज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसको तो हम आहिस्ता आहिस्ता जितना भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे। लेकिन आपसे जो मैंने कमिटमेंट की है, मैंने हालांकि ये डोमेन बढ़ा दिया है। सो हमने जी सोशोलॉजी, उसके मेरे ख्याल से अब एक दो लेक्चर रहते हैं जो मैं आपको दे दूंगा, जल्दी से उन पर भी बात कर लेंगे। और उसके अलावा जी जेंडर मैंने कंप्लीट करा दिया। जेंडर के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उसके एमसीक्यूज थे, वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन ऑन दैट। सो टुडे वी आर गोइंग टू टच अपॉन one of the major discipline that is mentioned in your syllabus. So that is your social work. So social work is very important discipline, because आपका MCQs जितने भी पार्ट होंगे तो आपके इन्हीं में से आएंगे, या तो आपके सोशोलॉजी जो कि प्रोफेशनल 60% पार्ट होगा वहाँ से आएंगे, या फिर आपका जो पार्ट होगा सोशल वर्क का वहाँ से आएंगे, या फिर जो मैंने आपसे कमिटमेंट की है कि आप अच्छा जेंडर स्टडीज से भी आएंगे, वो तो हमने कवर कर लिया पूरा का पूरा। तो या फिर आपके आएंगे सवालात क्रिमिनोलॉजी से थोड़े बहुत, या फिर साइकोलॉजी से। सो जितने भी मेजर आपके डोमेन हैं, मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि आपसे वो कवर करवाऊंगा। सो जी टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल वर्क। सो एज अ डिसिप्लिन, सो व्हाट एक्चुअली सोशल वर्क इज। जी देखें, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, चैरिटी, philanthropy, all these terminologies actually they have subtle difference in between. तो हमने वो सारा कुछ देखना है कि हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट एंड डिमार्केट अ लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टर्म्स। सो आज ही हम बात करने लगे हैं ये सारी चीज़ों के ऊपर। तो सोशल वर्क एक्चुअली इज़ अ मेजर डिसिप्लिन। उसमें जी डिफाइन करेंगे अगर, तो सोशल वर्क का जो है ना वो डोमेन बहुत ज़्यादा बड़ा है। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसमें थेरीज प्रैक्टिसेस बहुत सारी फील्ड से आती हैं, इंक्लूडिंग सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, politics and philosophy. So the subject focuses on understanding and addressing social problems, promoting social justice, and enhancing the well-being of individuals, families and communities. Right now, just see the words प्लीज़। जब भी मैं आपको डिफाइन कर रहा होता हूँ कोई भी चीज़ ना, तो आपने वर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख्याल करना है, क्योंकि ये वर्ड्स ही हैं जो कि डिफरेंस आपको क्लैरिटी के साथ देते हैं। तो ये कह रहा है जी, दिस सब्जेक्ट एक्चुअली द सब्जेक्ट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द सोशल प्रॉब्लम्स, promoting social justice, and enhancing the well-being of individuals. Individuals, please note it down. Individuals, families and communities, right? So ये है। तो ये सब्जेक्ट जो है ना वो आपका सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की बात करता है, और जितने भी आपके सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस कर, पहले तो उसको समझने की कोशिश करता है, फिर जो है ना वो उनको हल करने की कोशिश करता है ये सब्जेक्ट। ठीक है जी। और इसका असल मकसद ये भी होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनकी वेलबींग, उनको जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको बेहतर बनाना है। सो सोशल वर्क is now like a profession that aims to improve the well-being and quality of life of individuals, families, groups and communities, right? अब जो सोशल वर्क प्रैक्टिस करते हैं, जो करते हैं, एंगेज होते हैं सोशल वर्क में, तो all those persons who are involved and engaged in social work are called social workers. So social workers use a variety of techniques, including counseling, advocacy, community organization, to help people cope with
and overcome challenges such as poverty, discrimination and trauma। तो ये सोशल वर्क का काम होता है, सोशल वर्कर का काम होता है कि वो डिफरेंट टेक्निक्स के साथ काउंसलिंग भी कर सकता है, एडवोकेसी भी कर सकता है और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है कम्युनिटी में जाके। और जितने भी चैलेंजेस हैं, ख़ास करके गुर्बत है, आपका डिस्क्रिमिनेशन है और ट्रॉमा वगैरह है, तो उसको हल करना है। अब कैसे, वो आहिस्ता आहिस्ता आपने बस फोकस रखना है। हमने इस चीज़ को हल करना है। सो इफ़ आई से व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स, it also defines social work. So it defines as a profession that promotes social change, problem solving in human relationships, and, and the empowerment and liberation of people to enhance well being. Utilizing theories of human behavior in social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental टू सोशल वर्कर, सोशल वर्क। तो ये डिफाइन किया है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क। कभी कभार आपकी ये अब्रीवेशन भी आ जाता है, तो आपने इसका हल ये पूरा का पूरा पढ़ना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंपली ये कहा जाए कि आपका जो सोशल वर्क डिसिप्लिन है, एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी है। आपके जितने भी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, ज़्यादातर वो दूसरे सब्जेक्ट्स पर किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुनहसर करते हैं, राइट। तो उसके ऊपर वो मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, इंगेज कर रहे होते हैं कुछ चीज़ें सोशोलॉजी से, कुछ पॉलिटिक्स के से, कुछ इकोनॉमिक्स से। तो ये ऐसे होता है जी, मल्टी डिसिप्लिन। अब आते हैं जी, व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर, बिकॉज वो कंफ्यूज करते हैं आपको एमसीक्यूज में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल वर्क, तो हमने ये कहा कि ये प्रोफेशन है, सब्जेक्ट तो है ये, और ये फोकस करता है इम्प्रूविंग द वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल्स। प्लीज नोट इट डाउन, इंडिविजुअल्स, families and communities. So it involves assessing and addressing social problems। पहले तो वो असेस करता है सोशल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं सोसाइटी में, उसके बाद उनको एड्रेस करता है सोशल वर्क। और कौन करता है? सोशल वर्कर। प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज टू वल्नरेबल पॉपुलेशंस। वल्नरेबल का मतलब होता है जहां पर ज़्यादा रिस्क फैक्टर हो, जहां पर एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस ज़्यादा हो लोगों में, उनको आसानी से, बासानी से जो है ना एक्सप्लॉइट किया जा सकता है या तकलीफ दी जा सकती है, तो वो वल्नरेबल लव्स के लिए आता है। एडवोकेटिंग फॉर सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। आपका सोशल वर्क सोशल जस्टिस के लिए बात करता है, अपना वॉइस रेज करता है और ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करता है। डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू प्रमोट सोशल चेंज। अब ये ऐसे ऐसे सोशल वर्क जो है ना सब्जेक्ट या सोशल वर्क डेवलप करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज और प्रोग्राम्स, ताकि आपकी सोसाइटी में बेहतर चेंज आए, सोशल चेंज है जो कि बेहतर हो, राइट। उसके बाद जी सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर का भी वही काम है, लेकिन देयर इज अ सटल डिफरेंस। सो सोशल वेलफेयर ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द वेल बींग ऑफ सोसाइटी। वहां पर इंडिविजुअल्स की बात हो रही थी, वहां पर कम्युनिटी की बात हो रही थी, वहां पर फैमिलीज की बात हो रही थी। यहां पर क्या हो रहा है जी? रिफर्स टू द वेल बींग ऑफ सोसाइटी एज अ होल। एज अ होल मतलब सोशल वेलफेयर का डोमेन सोशल वर्क से बहुत ज्यादा है। वहां पर क्या है जी? इंडिविजुअल, ठीक है, ये देखें, इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज। अब कम्युनिटीज सोसाइटी में नीचे आती हैं। कम्युनिटीज आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ योर सोसाइटी। तो सोसाइटी बड़ी होती है, कम्युनिटी छोटी होती है। तो यूं समझें कि ये सोशल वर्क जो है ना, वो इंडिविजुअल लेवल पर और फैमिलीज, छोटी छोटी कम्युनिटीज के ऊपर काम करता है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे इलाके में करे, किसी इलाके में जाके उस थोड़ी सी कम्युनिटी के लिए काम करे, तो इसका जो है ना नैरो डाउन हो जाएगा स्कोप, ठीक है जी, माइक्रो लेवल हो जाएगा, एग्जैक्टली, राइट जी। आपका जो है ना सोशल वेलफेयर मैक्रो लेवल है। सो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड के माइक्रो और मैक्रो। अब ये जो होता है सोशल वेलफेयर, एक तो ये आपका मैक्रो लेवल होता है, दूसरा आपका ये गवर्नमेंट ज्यादातर इन्वॉल्व होती है। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, हेल्थ केयर एंड अदर सर्विसेज टू सिटीजन्स। वहां पर सोशल वर्कर इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वॉलेंटियर हो सकते हैं, एनजीओज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर सोशल वेलफेयर का डोमेन बड़ा है। यहाँ भी एनजीओज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ज्यादा आ जाएगी, ठीक है जी।
और ओके, उसके अलावा जी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जिसको हम एनजीओज कहते हैं। अब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वो इंटरनेशनल भी हो सकती है, तो आईएनजीओज कहा जाता है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नेशनल लेवल की होंगी तो नेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। एंड कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स दैट एड्रेस social issues or economic and social conditions that affect the quality of life such as poverty, education and healthcare। तो यूं समझें इसका सोशल वेलफेयर का डोमेन बड़ा होगा और यहाँ पर गवर्नमेंट की ज़्यादा एंगेजमेंट होगी, वेयर इज इन सोशल वर्क यू गाइज हैव अ वेरी लिमिटेड डोमेन टू वर्क इन, राइट। तो आपने ये समझना है इस चीज़ को। ओके जी, लेट्स टॉक समथिंग एल्स, द मेजर अदर डिफरेंसेस, बिकॉज मैंने ये सारा कुछ आपको समझाने के लिए किया है। होपफुली फर्स्ट बैच वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं मैंने समझा सका अनफॉर्चुनेटली। सो जी, मैंने उनको तभी ऑन बोर्ड लिया हुआ है। तो ये डिफरेंस है जी। फोकस क्या करता है जी सोशल वर्क? focuses on individual and community well-being, while social welfare focuses on the broader societal well-being। स्कोप क्या है जी? सोशल वर्क इज अ प्रोफेशन with a specific set of practices and interventions, while social welfare is a broader concept that encompasses various programs, policies, and initiatives, right? और गोल में क्या डिफरेंस है जी? Social work aims to address specific social problems and improve individual well-being, while social welfare aims to promote overall societal well-being and address systematic issues। Please note it down, systematic issues, right? Systematic वो काम करता है जी social welfare। And when I say what is the difference between charity and philanthropy, charity actually focuses on providing immediate relief to those in need. Immediate, right? Typically involves donating money, goods, or services to alleviate sufferings, often temporary and focused। temporary होती हैं ये चीजें, charity often temporary and focused on symptoms rather than the root causes। आपका सोशल वर्क रूट काज पर काम करता है। आपका सोशल वेलफेयर, ज़्यादातर अगर बात करूं तो सोशल वेलफेयर ही आपके रूट कॉज पर बात करता है, फिर वो उसके सिम्टम्स को भी एड्रेस करता है। लेकिन चैरिटी सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर जो आपको इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और फिलेंथ्रोपी involves strategic long-term giving to address social issues, focuses on creating systematic change and sustainable impact, can involve donating money, time और expertise। यहाँ पर भी philanthropy ज़्यादातर individual लोग ही करते हैं, right? NGOs ही करते हैं। Now, social work again aims to improve the quality of life for individuals and communities। तो ये social work प्रोफेशन भी है, डिसिप्लिन भी है, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, राइट जी। इसमें काउंसलिंग भी आ जाती है, इसमें साइकोलॉजिकल बातें भी आती हैं, क्योंकि आपकी सोसाइटी में लोग हैं ना जो कि रह रहे हैं, लोग आर द पार्ट ऑफ योर सोसाइटी। तो वहाँ पर उनकी माइंड और बिहेवियर को देखना होता है। और सोशोलॉजी, क्योंकि आपकी सोसाइटी है, उसको बेहतर बनाना है, उसमें जो सोसाइटी में लोग बसते हैं उनकी वे ऑफ लाइफ और लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाना है। तो सोशल वर्क में ये सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं, राइट जी। अब जो सोशल वर्क करते हैं हमने उनको कहा है सोशल वर्कर, राइट। अब वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, राइट जी। अब क्या करते हैं? वो इनेबलर भी हो सकते हैं, ब्रोकर भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, नेगोशिएटर एंड मॉडरेटर भी हो सकते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविस्ट, एजुकेटर, रिसर्चर, स्पीकर, काउंसलर, पॉलिसी मेकर, केस मैनेजर, ग्रुप फैसिलिटेटर, क्लिनिशियन एंड वट एवर। मतलब सारा कुछ ये सोशल वर्कर हो सकता है डिफरेंट डोमेन में। नाउ व्हेन वी से सोशल वर्क, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ जी? जब से ही हमारी सोसाइटी, चाहे इंटरनेशनल सोसाइटी, ग्लोबल सोसाइटी, या फिर वेस्टर्न सोसाइटी, या आपकी एशियन सोसाइटी, जब से इस्लामिक सोसाइटी जब से आई है, हिंदुइज्म की आई है, तो जब से ये सोसाइटीज ने वजूद लिया है, तब से जो है ना लोगों के पास दोनों है, मतलब इविल भी है और गुड भी है, राइट। तो देर इज ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कोइन। तो सोसाइटी ने काम किया है, तो द हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क डेट्स बैक टू एंशियंट सिविलाइजेशन where philanthropic efforts and charitable works were common। However, the modern social work profession emerged in the late 19th century in Europe and North America, right?
व्हेन आई से नॉर्थ अमेरिका तो आपका कनाडा, आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको यूएसए कहा जाता है, और मैक्सिको, राइट। और सेंट्रल एशियन स्टेट्स और सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स भी कुछ आ जाती हैं उसमें। कैरिबियन सी के में भी कैरिबियन आइलैंड्स भी आ जाते हैं उसमें। तो सम की माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इंक्लूड, ये जब आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ते से दुनिया ने रियलाइज किया कि सोशल वर्क के लिए प्रोफेशनल तरीके से काम किया जाए, तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज बनी, फाउंडेड इन लंदन इन 1869। और ये जो है ना चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एम टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पुअर एंड प्रमोट सेल्फ सफिशिएंसी, राइट। अब उसमें सेटलमेंट मूवमेंट्स हुई, लोग मतलब यूं समझें कि सेटलमेंट मूवमेंट हुई, उसमें बेहतरी आई, लोगों को इम्प्रूव किया, प्रमोट किया सोशल रिफॉर्म एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट को। और प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सोशल वर्क, प्रोफेशनल तरीके से सोशल वर्क कब काम करने लगा। सो इट वाज बैक इन अर्ली 20th century when the establishment of social work education programs and professional organization marking the beginning of social work is a recognized profession, right। तो ये वहाँ से अर्ली 20th century से जब सोसाइटी डेवलप हुई तो उसने काम किया। अच्छा, लेट मी टेल यू वन मोर डिफरेंस यहाँ पर। एक होता है डेवलपमेंट, इसमें पर्सन का जिक्र नहीं जिसने स्टार्ट किया था। देखें, पर्सन का ज्यादातर अब हर कोई अपनी अपनी तरफ से करता है ना। पर्सन तो वो छुप के भी करते हैं, तो वो जाहिरी भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो हम उनकी बात करेंगे। देखिए, हमने वो फोकस करना है जो कि आपके एमसीक्यूज पार्ट में, आपके रिटन टेस्ट के पार्ट में आए, और ओवरऑल आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, राइट। तो ये सर, अच्छा मैं कह रहा था डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सो ये भी डिफरेंस है। तो ग्रोथ आपकी जो होती है ना वो फिजिकल होती है, दैट इज यूं समझे कि क्वांटिटेटिव। ग्रोथ इज ऑलवेज अ क्वांटिटेटिव, आपकी बढ़ती है ग्रोथ। हेयर की ग्रोथ हो गई, साइज की ग्रोथ हो गई, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ हो गई, राइट। तो इस तरह से ग्रोथ होगी। और आपकी डेवलपमेंट एक्चुअली इज योर मेंटल डेवलपमेंट होती है, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, वो क्वालिटेटिव होती है, ठीक है ना। वो इस तरह से डेवलपमेंट, सो दैट्स डेवलपमेंट, यस। मेंटल, कॉग्निटिव, ये आपकी, ये सारी जो है ना वो आपकी उसमें आती है डेवलपमेंट में, राइट। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, नाउ व्हाट आर द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस। अब जब सोशल वर्क करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स तो होंगे ना, जिनके बुनियाद पर ये सारा सोशल वर्क हो रहा होता है। तो सर्विस देनी है, क्योंकि आपके जो सोशल वर्कर हैं वो प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे? वो सर्विस देंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, प्रमोट करेंगे, अपने से ज़्यादा उनका ख्याल रखेंगे, इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज़। वो सोशल जस्टिस के लिए बात करेंगे, और सिस्टम में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको चैलेंज करेंगे, और ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। वन मोर डिफरेंस लेट मी क्लैरिफाई। एक होता है जी आपका फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा होता है ह्यूमन राइट्स। सो आप में होपफुली आप जानते होंगे शायद, इसमें देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो oh sorry, fundamental rights and human rights. Human rights are the rights which are enshrined globally, जो इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी आपकी कमिटमेंट्स हैं, जितने भी आप अग्रीमेंट हैं, वो सारे जो हुकूक हैं ना लोगों के, रिगार्डलेस ऑफ कलर, रिगार्डलेस ऑफ रेस एंड जेंडर एंड सेक्स, तो ये सारा कुछ ह्यूमन राइट्स में आता है। व्हेन यू से फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। अब जैसे पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, अब उसमें जो आपके राइट्स हैं ना, उसमें जो भी राइट्स होंगे वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। और ह्यूमन राइट्स अलग अलग नहीं होते, फंडामेंटल राइट्स अलग अलग हो सकते हैं, राइट। आपके पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स अलग हो सकते हैं, तो अमेरिका में फंडामेंटल उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अलग हो सकते हैं। तो वो वेरी करते हैं एक कंट्री से, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक, राइट। तो अब सोशल वर्क की प्रैक्टिस में जब करते हैं तो कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स में डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द पर्सन आती है, जो काम करता है लोगों के लिए, उनकी ऑटोनॉमी के, सेल्फ डिटर्मिनेशन, एम्पावरमेंट। तो ये कोर वैल्यूज हैं, उनके काम करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जो सोशल वर्कर होते हैं वो उनको रियलाइज होता है जी
कि इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन रिलेशनशिप की। अच्छी अच्छी बातें, ये कोर वैल्यूज हैं। इंटीग्रिटी होती है जी, सोशल वर्कर अपहोल्ड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये इंटीग्रेशन हो गई जी, इंटीग्रिटी हो गई। कॉम्पिटेंस, सोशल वर्कर हमेशा प्रोफेशनल तरीके से जो है ना चीज़ों को लेके जाते हैं, सोसाइटी को बेहतर बनाने में कॉम्पिटेंट होते हैं, उनकी कॉम्पिटेंस प्रोफेशनल होती है जी। और अपडेटेड रहते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस और रिसर्च और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी सोसाइटी में जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी को या कम्युनिटी को या फैमिली को या इंडिविजुअल को वो अपग्रेड या उसको बेहतर बनाते हैं, तो उसके लिए वो कॉम्पिटेंसी के साथ और अपडेटेड साथ काम करते हैं। सो देर आर सम theories of social work. So definition of social work theories actually, so all these theories are actually conceptual frameworks, and all these things theories guide social worker और social work practice research and education। वो बताते हैं, रास्ता बताते हैं कि आपने किस तरह करना है, ठीक है। सो ये आपके स्ट्रक्चर होते हैं समझाने के लिए, theories जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर, ताकि आप इंसान का बिहेवियर समझें और सोसाइटी में जिसको आप बेहतर करने लगे उस सोसाइटी के पूरे निज़ाम को समझें, और लोग आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं, किस तरह कांटेक्ट रखा हुआ है, ऑल दीज थिंग्स इन देयर एनवायरनमेंट, राइट। ओके जी, टाइप्स ऑफ सोशल वर्क थेरीज, साइकोडायनामिक थेरीज। अब ये वाली थेरीज जो है ना, ज्यादातर उसमें क्या होता है जी, आपने अनकॉन्शियस माइंड और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करती हैं ये चीज़ें, और इंटरपर्सनल रिलेशन और ये वाली चीज़ें। अब सिगमंड फ्राइड इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन साइकोलॉजी। उसकी जो साइको एनालिटिक थेरी है जी, उसमें उसने कहा था कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, उसमें तीन चीज़ें होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड, और तीसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। तो सब कॉन्शियस जो है ना आपका वो बीच में आता है। तो कॉन्शियसली जो पता होती है ना चीज़ें आपको, जो मुझे दिखाई, जो मुझे याद है अभी तक, कॉन्शियसनेस में है अभी, तो वो कहता है जी वो थोड़ा हिस्सा होता है आपकी पर्सनैलिटी का। आप जो जानते हैं ना वो बहुत थोड़ा जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपके साथ जब पास्ट में हो चुकी हैं, जब आप बच्चे थे, जब आप आपकी डेवलपमेंट हो रही थी, आपने ट्रॉमा देखे होंगे, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, तो आपको अभी वो याद नहीं है, लेकिन किसी ना किसी तरह वो आपकी शख्सियत यानी कि पर्सनालिटी का हिस्सा है, और आप जैसे बिहेव करते हैं वो सब कॉन्शियस में होता है जी। तो उसने कहा था, आइसबर्ग का मिसाल देके उसने समझाया था कि भाई आपका आइसबर्ग जिस तरह है ना, वो ऊपर से बहुत छोटा दिखाई देता है और नीचे असल में वो ज्यादा बड़ा होता है। तो ये कॉन्शियस माइंड, सिगमंड फ्राइड कहता है जी आपका बहुत छोटा होता है कॉन्शियस माइंड। उसमें आपको जो लगता है ना, मुझे याद है या अभी मुझे पता है सारी चीजें, वो बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन आपकी शख्सियत का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो आपका अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड्स होते हैं। और आपको ये चीजें, आपकी पर्सनैलिटी, बिहेवियर, ये सारा कुछ जो है ना वो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस की जो पर्सनैलिटी है ना वो आपको करवाती है। तो इसकी थेरीज हैं, आपने थोड़ा कुछ देखना है, मैंने भी आपको बताना है। अब इसको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़ना, क्योंकि होपफुली इससे इतने डिटेल में सवाल नहीं आते। एरिक्सन साइकोलॉजी, साइको सोशल थेरी है जी, वो भी यही बात करता है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है जी। और ये इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहा है। तो मतलब ये साइको एनालिटिक कल जो है ना वो सारी की सारी थेरीज हैं, राइट जी। और उसके अलावा जी, अच्छा इसमें अगर मैं आपको एक चीज़ समझाने के लिए बता दूं, तो इस तरह होगा जी। अच्छा, आगे चलते हैं। पहले एरिक्सन के, हाँ बिल्कुल, 8 स्टेजेस हैं जी, एग्जैक्टली राइट। लेकिन वो डिटेल हो जाएगा ना, वो ज़रूरत नहीं है एरिक्सन्स की, वो यूँ समझे। अब वो कहता है जी ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट बच्चों में होता है, और उसके बाद गिल्ट होता है जी, वो इन्फीरियरिटी फील करते हैं, आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन होता है, इंटीमेसी होती है और आइसोलेशन होती है। वो स्टेजेस बताता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से ना वो जाने की ज़रूरत नहीं है। आई डू एग्जैक्टली अग्री विद यू कि 8 स्टेजेस होती हैं, तो लेकिन वो 8 स्टेजेस में वो आपकी शख्सियत के लिए कहता है कि किस तरह आपकी पर्सनालिटी डेवलप, और बचपन से लेके लाइफ के एंड तक। जो आखिरी स्टेज है ना, वो मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 65 ईयर्स से ऊपर और 60s से ऊपर की बात करता है जी, जब 60 साल के बाद की उम्र होती है। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरीज जी,
उसमें क्या होता है जी, उसमें कॉग्निटिव का मतलब ये आपके इंटरनल फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर्स, वो जो आप अंदर से फील कर रहे हैं ना, वो सारा रोल अदा करती हैं। आपकी सोच किस तरह होती है, ये उसके ऊपर बात करते हैं। तो एग्जांपल जी इंक्लूड करते हैं जी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, रेशनल मोटिव बिहेवियर थेरेपी। तो ये आपकी ज़्यादातर फीलिंग्स, इमोशंस की बात कर रहे होते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट आपकी जो साइकोडायनामिक थेरीज हैं, उसमें सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जो कि मैंने बात की, उसमें आपको बताया कि अच्छा उसने ये एक चीज़ कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और आपका अनकॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया कि वो पर्सनालिटी बनती है। उसके अलावा भी इसने कहा जी कि आपकी पर्सनालिटी का जो हिस्सा होते हैं ना, वो इड, ईगो और सुपर ईगो होता है। तो दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिगमंड फ्राइड। उसने कहा जी जो बच्चा होता है ना, वो इड, इड का मतलब आईडी, इड का मतलब है मुझे चाहिए। तो आपकी जो शख्सियत है ना, जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसमें जिद है। वो कहते हैं जी मुझे चाहिए, कुछ भी चाहिए मुझे, मतलब ये मुझे पसंद है तो मुझे चाहिए। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का दूसरा हिस्सा होता है, वो होता है जी ईगो। वो आपको कहता है लेट्स ट्राई, हम कोशिश करते हैं कि ये मुझे जो चीज़ चाहिए, इड को समझाता है जो आपको चाहिए, यानी कि मुझे ही चाहिए, वो उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन सुपर ईगो जो कि आपका अगेन पर्सनालिटी का हिस्सा होता है, ये सिगमंड फ्राइड ने कहा है, वो आपको बताता है कि आप फिर डिसाइड करते हैं। सुपर ईगो आपको हेल्प करता है। वो कहता है कि जी आपने जो चाहा है, इड जो चाह रहा है, जिसकी ख्वाहिश कर रहा है, उसके लिए कोशिश भी वो ईगो कर रहा है, लेकिन क्या वो मॉरली रॉन्ग तो नहीं, क्या वो राइट है या रॉन्ग है। तो वो डिसीजन लेने में आपकी मदद करता है। तो ये सिगमंड फ्राइड का एक कॉन्सेप्ट था, इड, ईगो एंड सुपर ईगो का। सो होपफुली, और कॉग्निटिव बिहेवियरल में देखें, आपकी थॉट्स होती हैं तो आपकी फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, अब फीलिंग्स क्रिएट होती हैं तो आप बिहेव भी वैसे कर रहे होते हैं, जैसे कि मतलब आपकी फीलिंग्स रोने वाली होंगे, आप रोमांटिक हो गए तो आप वैसे ही बिहेव करेंगे, राइट। और जब बिहेवियर वैसा होगा तो आप री इन्फोर्स करेंगे, वही वाली बातें सोचें बार बार आती रहेंगी, तो री इन्फोर्समेंट होती है, राइट। अब ह्यूमनिस्टिक थेरीज भी आपकी आती हैं, ये आपकी सोशल वर्क के हिसाब से रेलेवेंट थेरीज हैं। ये आपकी साइकोलॉजी में भी आती हैं, ये आपकी सोशोलॉजी में भी आती हैं, ये आपकी सोशल वर्क में भी आती हैं। तो ये क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो इसमें इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। अब ये जो थेरीज है ना, ये आपके इनहेरेंट वैल्यू और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर बात करती हैं। ह्यूमनिस्टिक थेरी में ख़ास करके जब भी जिक्र होता है, तो मैस्लोज ह्यूमनिस्टिक थेरी और ज़्यादातर जो है ना, वो सेंटर ऑफ अटेंशन ले लेती है। उसने जी कहा था कि इंसान की जो है ना, वो नीड्स होती है। उसने इसको जी ह्यूमनिस्टिक थेरी को हम आगे भी मेस्लोज हायरार्कियल नीड्स ऑफ थेरी भी कहा जाता है। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, लेकिन थोड़ा ये समझें तो। अच्छा, सिस्टम थेरीज, ये सारी थेरीज जो है ना, आपको बताती हैं कि आप कम्युनिटी में जब काम कर रहे होते हैं तो आपने सिस्टम को समझना है कि फैमिलीज, इंडिविजुअल्स किस तरह वो लार्जर सिस्टम का हिस्सा हैं, वो एक दूसरे से साथ किस तरह कनेक्टेड हैं और डिपेंड किस तरह कर रहे हैं। जिस तरह फैमिली सिस्टम थेरी है, ठीक है ना। और एम्पावरमेंट थेरी क्या कहती है जी, वो कहती है सोशल वर्कर्स को या सोशल वर्क को बताती है कि आपने ना लोगों के लिए, इंसाफ के लिए उनको एम्पावर करना है, उनको ताकतवर बनाना है। और जो खास करके अप्रेस्ड आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है ना, जिसके ऊपर जुल्म और मजालिम ज़्यादा होते हैं, जो कि मार्जिनलाइज्ड होते हैं पर्टिकुलरली, उनके हुकूक की बात करता है ये सोशल वर्क या सोशल वर्कर। तो आपकी ये एम्पावरमेंट थेरीज भी आती हैं इसमें। अब हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की, इब्राहम मेस्लो की थ्योरी की बात कर रहे थे, जो कि मैंने पहले बताया। तो जी इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका साइकोलॉजी में, लेकिन इसको इंटरडिसिप्लिनरी के तौर पर हम ले रहे हैं, तो ये सारे डिसिप्लिन्स में डिस्कस कर सकते हैं इनको। तो मेस्लोज ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जिसको हम हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहते हैं जी, वो कहता है कि इंसान है ना, उसकी डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड्स होती हैं, राइट। और उनको वो इंसान वन बाय वन एक आर्डर में जो है ना, वो पूरा करता है। और उसके बाद जी जब लास्ट लेवल आती है ना, उसकी नीड्स खत्म हो जाती हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करता है, राइट जी। अब उसमें क्या है जी, ह्यूमनिस्टिक में जब ये कहता है जी इंसान की जो नीड्स हैं, उसमें उसने लेडर बनाया। उसमें कहा कि जी पहले जो नीड्स होती हैं ना, वो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। उसमें जी बेसिक नीड्स होती हैं, जिस तरह ह्यूमन सर्वाइवल है, उसको पानी चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको हवा चाहिए, सोना है, ठीक है ना।
फिजिकल हेल्थ है, ये आपकी साइकोलॉजी। तो इंसान सबसे पहले कोशिश करता है वो वाली नीड्स पूरी करे। जब वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद जी सिक्योर सेफ्टी नीड्स की बात करता है। उसमें क्या है जी, सिक्योर रखना होता है, प्रोटेक्शन होती है, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, ये सारा कुछ। उसके बाद जी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स होती हैं उसमें। तो इंसान की जब सेफ्टी की नीड्स पूरी हो जाती हैं तो वो कोशिश करता है कि मुझे लव मिले और मैं बिलोंग करूँ, सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो जाए। फ्रेंडशिप हो, इंटीमेसी हो, फैमिली हो, चाहे कुछ भी, किस भी रिलेशनशिप में उसको प्यार चाहिए। उसके बाद जी स्टीम नीड्स हैं। उसमें स्टीम नीड्स में क्या होता है जी, सेल्फ स्टीम, रिकग्निशन एंड रेस्पेक्ट सोसाइटी में उस इंडिविजुअल को चाहिए, या फिर अचीवमेंट चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, ठीक है। अब सारी चीजें जब पूरी कर लेता है ना वन बाय वन इंसान, तो लास्ट में जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती हैं, जो कि आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स होता है रिलेटेड टू पर्सनल ग्रोथ एक्चुअली। ठीक है जी। उसमें ये इंसान पूरा का पूरा जो है ना फुल पोटेंशियल जान चुका होता है कि जी मेरा पूरा हो। लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ होता है इसमें जो है ना, जरूरी थोड़ी है कि पहले आपको साइकोलॉजिकल नीड्स हो। हर इंसान की अलग अलग कहानी है। उसको पहले शायद आप में से बहुत सारे लोगों को होंगे जिनको लव पहले से मिल गया होगा, या फिर उनकी स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ रिकग्निशन सबसे पहले मिली होगी। साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद आपको डायरेक्ट स्टीम मिली होगी, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन शायद सबसे पहले मिल सकती है। तो मतलब इसने जो लेडर बनाई है या जो हायरार्की बनाई है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो वन बाय वन क्रिएट हो। तो ये भी आपको थोड़ा सा मैस्लो। अब ये सवालात कभी कभी इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं कह रहा था ये रिटन टेस्ट में आ जाती है, ठीक है जी। ऑन गोइंग प्रोसेस है जी, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद जी फैमिली सिस्टम थ्योरी। अब उसमें क्या होता है जी, फैमिली लार्जर आपकी सोसाइटी का हिस्सा है जी। इमोशनल यूनिट है फैमिली। अगर आप मेंबर आइसोलेशन में रहेंगे तो डिसफंक्शन हो जाएंगे, क्योंकि फैमिली नहीं रह सकती। बैलेंस्ड रिलेशनशिप होता है, फैमिली प्रोजेक्शन, मल्टी जनरेशनल ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है जी, और इमोशनल डिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं कि आपके इंडिविजुअल जो लोग हैं वो फैमिली में उसके बाद किस तरह रहते हैं। उसके बाद जी आता है आपका क्रिटिकल रेस थ्योरी। अब ये कहते हैं जी आपकी, जिस तरह हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, सोसाइटी ने जेंडर को बनाया। तो सिमिलरली लाइक वाइज हेयर व्हेन वी से रेस इज सोशली कंसर्ड, तो आपका जो नस्ल है ना, रेस है, वो आपका सोसाइटी ने बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्ट किया है। तो उसके बाद जी रेसिज्म इज नॉर्मलाइज हो जाता है। उसके बाद जी इंटरेस्ट जो है ना वो कन्वर्जेंस होता है। उसके बाद जी डिफरेंशियल वो कहा जाता है, रेशियलाइजेशन होती है। इंटरसेक्शन है, मतलब ये इतनी वो एमसीक्यूज के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको बस समझाने के लिए कि सोशल वर्कर क्या करते हैं, वो क्रिटिकल रेस थ्योरी के ऊपर देखते हैं कि जी हमें कोई किसी को जो है ना वो नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, अलग नहीं समझना चाहिए, सबको इक्वली समझना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। अब नाउ द की कॉन्सेप्ट्स इन सोशल वर्क थ्योरीज, राइट। तो इसमें क्या है जी आपका सीन, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज बिकॉज आई एम रिसीविंग मेनी कॉल्स। जस्ट गिव मी अ सेकंड सो दैट आई कैन रिस्पॉन्ड। अच्छा जी, so I was saying कि there are actually the concepts I was talking about, right? So just give me a second once again. I'm sorry. Yes, so I was saying there are the key concepts in social work theories, right? So when I say the concepts in key concepts, the person in environment, right? तो पर्सन इन environment एक्चुअली इज, जब आपका जो लोग है, जो आपकी पर्सन है, जो नॉर्मल से, नो नो नो, हाउ रेसिज्म इज नॉट नॉर्मल। क्रिटिकल थेरी में वो दूसरी बात होती है। वो कहता है कि जी रेस जो है ना सोशली कंस्ट्रक्टेड है। उसके बाद जी क्या होता है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस में आ जाती है सोसाइटी में कि वो नॉर्मल उसको देखा जा सकता है, वो देखते हैं। लेकिन वो गलत है, क्रिटिसाइज करता है लेकिन क्रिटिकल तरीके से देखते हैं। लेकिन अभी सोसाइटी में वो नॉर्मल जैसे जो है ना वो इम्प्रेशन हुआ है। अच्छा जी, पर्सन इन एनवायरनमेंट की बात करें तो जो लोग हैं ना वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो जो वो डेली रूटीन में काम कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, वो आपका क्या होता है जी, पर्सन इन एनवायरनमेंट, राइट।
इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जी, वो कहता है जी कि आपकी फैमिलीज, कम्युनिटीज, ये सारा सब सब जो है ना मिल मिला के आपकी इकोलॉजी सिस्टम है जो उसका लार्जर हिस्सा है जी। और ये आपस में जुड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं। और उसके अलावा जी ये आपके डिपेंड भी करते हैं। और स्ट्रेंथ्स जो पर्सपेक्टिव है वो आपके सोशल वर्क थेरीज में कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से कहता है जी कि आपका जो ज़्यादातर आपको फोकस करना चाहिए लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, कि उनकी स्ट्रेंथ देखें, रादर देन फोकसिंग ऑन डेफिसिट एंड प्रॉब्लम्स। उनको क्रिटिसाइज मत करें। तो सोशल वर्कर को ये सिखाया जाता है कि आप जब भी सोसाइटी में जाएं तो उनकी कमी और कोताहियों को इतना नहीं देखें, रादर देन उनकी स्ट्रेंथ को देखें और बताएं उनको कि यार आपकी ये स्ट्रेंथ है, आप इस तरह काम करें तो आपकी लाइफ जो है ना बेहतर हो जाएगी या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। उसके बाद जी ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर, ये भी वो होता है कि आपने किस तरह इम्पेक्ट ऑफ ट्रॉमा ऑन इंडिविजुअल एंड फैमिली को रिस्पॉन्ड करना है। और कल्चरल कॉम्पिटेंस, ये भी कॉन्सेप्ट है जी, आपको रिकग्नाइज करते हैं, करते हैं जी कल्चरल डिफरेंसेस को, ऑन डिवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। बिकॉज जब सोशल वर्कर सोसाइटी में जाते हैं तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ के साथ उनकी इंगेजमेंट होती है, राइट। तो जब उनके साथ बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट होती है तो वहाँ पर पश्तून भी होते हैं, वहाँ पर सिंधी भी होते हैं, वहाँ पर मुहाजिर भी होते हैं, वहाँ पर आपके जो है ना पंजाबी भी मिल जाते हैं। तो आपको जो है ना वो हर कल्चर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और बलोच भी होते हैं तो आपकी हर कल्चर की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। उसको जो है ना वो उस नज़रिए से देखें, रिकग्नाइज करें प्यार से। तो सोशल वर्कर्स आर टॉट इन दैट वे, राइट जी। अब सोशल वर्क सेटिंग कहाँ कहाँ पर सोशल वर्क करता है या कर सकता है, तो हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स जी, वहाँ पर सोशल वर्कर्स जो है ना वो काम करते हैं, अपनी जो है ना वो खिदमात सर अंजाम देते हैं। और चाहे वो मेडिकल हो या साइको सोशल नीड्स हो, स्कूल्स एंड एजुकेशनल सेटिंग्स में भी वो काम करते हैं जी। चाहे वो पढ़ा रहे होते हैं, ट्यूशंस दे रहे होते हैं, एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे होते हैं, इमोशनल नीड्स की बात कर रहे होते हैं। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटी एजेंसीज, सोशल वर्कर ज़रूरी नहीं है वो पेड हो, उनको पेड वो ना भी हो तो वॉलेंटरीली वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम करते हैं और डिवर्स पॉपुलेशन में काम करते हैं। और ज़्यादातर बच्चे, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ के जो लार्जर इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज, उसके लिए ये बात करते हैं, राइट। और गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पब्लिक पॉलिसी सेटिंग में भी सोशल वर्क बताता है गवर्नमेंट को जी हमने यहाँ यहाँ काम किया है और ये हमने देखा है। तो आपने जो इस तरह पॉलिसी बनानी है, पब्लिक पॉलिसी, ताकि आप जो है ना, क्योंकि आपके पास मैंडेट है, तो आप जो है ना इसको बेहतर बना सकते हैं, राइट। उसके बाद ये प्राइवेट प्रैक्टिस एंड मेंटल हेल्थ सेटिंग्स में सोशल वर्कर्स प्राइवेटली भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जी सारा कुछ होता है। अब पॉपुलेशंस, सोशल वर्कर्स वर्क विद डिवर्स पॉपुलेशन इंक्लूडिंग, वो बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ काम करते हैं, ओल्डर जो है ना अडल्ट्स के साथ काम करते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम करते हैं, LGBTQ कम्युनिटीज़ के लिए काम करते हैं जी। LGBTQ+ की निशानी को देखना है आपने। और रेफ्यूजी रेफ्यूजी एंड इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के लिए भी काम करते हैं वो। तो ये सारी के सारी पॉपुलेशन टारगेटेड है। और कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड डिवर्सिटी इन सोशल वर्क प्रैक्टिस जी, क्या होता है जी, ये कंपोनेंट्स हैं आपके सोशल वर्क प्रैक्टिस के। तो सोशल वर्कर्स मस्ट बी एबल टू वर्क effectively with diverse population taking into account cultural differences and nuances। मतलब रेस्पेक्ट करने, कल्चरल कॉम्पिटेंस का मतलब है अपने अप्रिशिएट करना है, अपने आपको पता होना चाहिए कि इतने कल्चर्स हैं, तो आपने बस वहाँ पर जाके इस तरह ना हो कि अगर आपके अपने बयासेस बने हुए हैं तो आपने वो क्रिटिसाइज करना है, नहीं। डिवर्सिटी को रेस्पेक्ट करनी है, एथनिटीज, एजेस, एबिलिटीज, कल्चर्स, आइडेंटिटीज विद इन कम्युनिटी और पॉपुलेशन, उनको अप्रिशिएट करना है, उनको फील करना है, उनको देखना है, उनको रेस्पेक्ट करना है। कल्चरल ह्यूमिलिटी, द एबिलिटी टू रिकग्नाइज एंड एक्नॉलेज वंस ओन कल्चरल biases एंड लिमिटेशन। तो सबकी रेस्पेक्ट। इंटरसेक्शनैलिटी की हमने पहले भी बात की, क्योंकि मल्टीपल आइडेंटिटीज है, एक इंडिविजुअल है,
लेकिन उसकी मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, राइट, और उसकी एक्सपीरियंसेस भी मल्टीपल हैं। अब जब एक बंदे के पास डिफरेंट आइडेंटिटीज आ गई और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आ गए, अब सारे मिलके जो है ना इंटरसेक्ट करने लगे, एक ही जगह आके बैठ इंटरसेक्ट हो गए, तो उसका जो इम्पेक्ट होता है लाइफ के ऊपर, जैसे कि मैं मिसाल दूं आपको, लाइक हम कहते हैं जी, ब्लैक कलर की कोई लड़की है, ठीक है, ब्लैक कलर की कोई लड़की, अब इसकी एक आइडेंटिटी ये हो गई कि शी इज अ ब्लैक वुमन इन कलर, राइट, शी इज अ वुमन ऑफ कलर, ठीक है, एक आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी, शी इज अ फीमेल, दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी कि वो जी अफ्रीकन है, वो शी इज नॉट नेटिव अमेरिकन, राइट। तीन आइडेंटिटीज हैं। अब उसकी तीन आइडेंटिटीज की वजह से, वो फीमेल होने की वजह से भी उसको ऑपरेशन, वो फील हो रहा है, ऑपरेस किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है उसके ऊपर। और वो ब्लैक कलर की है, उसके ऊपर अलग से क्रिटिसिज्म उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। और उसके अलावा जी, शी इज़ नॉट नेटिव अमेरिकन, वो अफ्रीकन ओरिजिन से है, तो उसके लिए अलग से, तो तीन आइडेंटिटीज के ऊपर उसको जो है ना फेस करना पड़ता है सोसाइटी में। तो ये मल्टीपल आइडेंटिटीज एंड एक्सपीरियंस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनको हम इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं, राइट। अब स्ट्रेटजीज फॉर कल्चरल कॉम्पिटेंस, आपकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए कल्चरल कॉम्पिटेंस को मद्देनजर रखते हुए? सोशल वर्कर्स मस्ट एंगेज इन ऑनगोइंग सेल्फ रिफ्लेक्शन टू रिकग्नाइज एंड चैलेंज देयर ओन कल्चरल biases एंड assumption, लाइक मैं सिंधी हूँ, आई एम अ सिंधी, राइट। तो मैं अब जब पश्तून देखूंगा, बलोच देखूंगा, पंजाबी देखूंगा, तो मुझे सेल्फ रिफ्लेक्शन आनी चाहिए कि भाई मेरे अपने कल्चर तो है, लेकिन मेरे कल्चर के अलावा भी अब इनका भी कल्चर है जिनको मुझे रेस्पेक्ट करनी है, राइट। तो मुझे अपने बयासेस या अजम्पशन जो मैंने बनाए हुए हैं किसी भी कल्चर के, उसको हटाना है, चैलेंज करना है, और रिकग्नाइज करना है कि भाई ये भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे भाई। तो कल्चरल एजुकेशन सोशल वर्कर्स को होती है कि वो ट्रेनिंग दी जाती है कि वो डिवर्स कल्चरल ग्रुप्स एंड एक्सपीरियंसेस को जान सकें, कम्युनिटी इंगेजमेंट में करते हैं। अब देखें, सोशल वर्कर क्योंकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करते हैं, वो गली गली कूचे कूचे मोहल्ले में जाते हैं और काम कर रहे होते हैं, तो उनकी लैंग्वेज को उनके एक्सेस होनी चाहिए। वो डिवर्स पॉपुलेशन में काम कर रहे हैं, तो इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज के लिए उनका मोहताज नहीं होना चाहिए, तो उनको एक्सेस होनी चाहिए हर लैंग्वेज में या जितना हो सके। तो सोशल वर्कर्स की ये जी, अब सोशल वर्क वैल्यूज एंड एथिक्स जी, वही ये शायद मैंने अब पहले वो स्लाइड में दिया था। सर्विस देनी है जी, सोशल जस्टिस, डिग्निटी ऑफ वर्थ ऑफ पर्सन, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, इंटीग्रिटी, ये हमने पहले बात कर ली थी। एथिकल प्रिंसिपल्स इन सोशल वर्क जी, अब सोशल वर्कर्स मस्ट रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ क्लाइंट्स, प्रोमोटिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। जब उनके पास कोई क्लाइंट आता है, उनको बताता है कि मेरा ये मामला हुआ है, तो उनके लिए जो है ना रिस्पेक्ट, उसकी क्लाइंट्स की ऑटोनॉमी, उनके खुद मुख्तियारी रखनी है, उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन का ख्याल रखना है। Non-maleficence, right? Social workers do no harm, avoiding actions that may cause harm or injury to clients. तो सोशल वर्कर को इस तरह बिहेव नहीं करना कि वो अगर कोई उनके पास कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आया है, तो उसको इस तरीके से बिहेव करना है सोशल वर्कर को उसके साथ, ताकि उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे या उसकी बातों से उसको कोई हार्म ना हो। तो बेनिफिसेंस जी आपका एथिकल प्रिंसिपल्स है, तो सोशल वर्कर जो भी होगा, सोशल वर्क करेगा, उसमें सोशल वर्कर्स को प्रमोट करना है वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ क्लाइंट्स, राइट, टेकिंग एक्शंस दैट बेनिफिट एंड सपोर्ट देम। जस्टिस अगेन प्रमोट्स जस्टिस एंड चैलेंज सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज। सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स इन सोशल वर्क जी, की कॉन्सेप्ट हमने बात कर ली है इसके ऊपर भी। सोशल जस्टिस आपका प्रमोशन ऑफ फेयरनेस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन सोसाइटी। ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का भी मैंने आपको बता दिया था, और ये राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, बट अगेन ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे होगा और यहाँ पर कोई फर्क नहीं होता। दीज आर अनएलिएबल ह्यूमन राइट्स, और दीज आर नॉट चैलेंजेबल ह्यूमन राइट्स, राइट। और सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी जी, ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी सोसाइटी जो है ना,
में एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक सिस्टम वो परपिचुएट करता है इनइक्वालिटी एंड डिसएडवांट सर्टेन ग्रुप। इस तरह बना हुआ है कि वो सिर्फ खास मखसूस तबके को ही जो है ना, वो ज़्यादा जो है ना वो ऊपर परवान चढ़ाता है, और ज़्यादातर गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। अब जैसे कि अमीर के बच्चे जो है ना हायर एजुकेशन ले लेते हैं, वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो आगे चल के जो है उनकी कॉम्पिटेंसी भी अच्छी हो जाती है, वो लैंग्वेज भी अच्छी कर देते हैं। तो सारा कुछ इस तरह होता है, राइट। लेकिन गरीब के बच्चे वो सफ़र कर रहे होते। अब उसके बाद जी, स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। अब क्या करना है? एडवोकेसी करनी है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए जी। एजुकेशन एंड अवेयरनेस करनी चाहिए, तभी सोशल जस्टिस आएगा एंड ह्यूमन राइट्स की बात आएगी। पॉलिसी एनालिसिस एंड डेवलपमेंट, राइट जी। अब ये आपके आगे एमसीक्यूज पार्ट। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपके एमसीक्यूज जी। सोशल वर्क के, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस? ये आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस। उसके बाद बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स सोशल वर्क एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ग्लोबली, वो बताना है आपने। Which of the following is a type of social work practice? वो बताना है। What is the name of Pakistani government's flagship program aimed at reducing poverty? वो बताना है आपने। Which of the following is a key concept in social work practice? वो आपने बताना है। और what is the name of Pakistani law that regulates the rights of persons with disabilities? उसके लिए बताना है जी। And what is the name of international day celebrated to promote social justice? उसके लिए आपने बताना है। And which of the following is a type of social work research? तो ये आपके एमसीक्यूज हैं जी। उसके बाद जी लास्ट एमसीक्यूज इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पाकिस्तानी लॉ दैट रेगुलेट्स द राइट्स ऑफ वुमेन? तो ये आपने बताना है। उसके बाद जी ये हम करेंगे की आपके पास शो, और आपकी की हो गई ये। और उसके बाद जी हम कहते हैं आपको अल्लाह की अमान में, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच। होपफुली यू गाइस हैव लर्नड अ लॉट एंड इट मस्ट बी इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर यू। होपफुली आपको जितना मैंने समझाना था, होपफुली आप समझ गए होंगे इसको। डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन? प्लीज आस्क मी। अगर तव्हांखे कोई सवाल है तो तव्हां मूंखां पुछा करे सघो था, and then we are going to discuss again. Right, Ji? Do you guys have any question? Oh, you welcome, buddy. You welcome. तव्हां फर्स्ट बैच वारनि खे एॾो न पढ़ायो आहे न फेस। मुक़दस अच्छा सफ़ीर तव्हांखे न पढ़ायो मुंहिंजे ख़्याल में न इन तरीक़े सां। ऐं तव्हांजो सवाल है जी, मुक़दस सवाल कयो तव्हां, प्लीज़। जंहिंखे सवाल आहे जल्दी करे वठनि। अच्छा, असां रिकॉर्डिंग बंद था क्यों ना, रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ ताकि आपके सवालात ले लूँ उसके बाद जी।